हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल विजडम में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एडमंड स्पेंसर्स की पोयम लाइक एज अ हंट्समैन। लाइक एज अ हंट्समैन रिटन बाय एडमंड स्पेंसर। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद लाइन बाय लाइन पोयम का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग we will have explanation from English to Hindi. Okay, so let us begin. चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, so Edmund Spenser's poem Like as a Huntsman is sonnet 67 from his sonnet sequence Amority, published in 1595. Edmund Spenser's poem Like as a Huntsman is a sonnet 67 from his sonnet sequence Amority, published in 1595. क्या बोल रहा है? मतलब एडमंड स्पेंसर की कविता एक शिकारी की तरह, हंटर एक शिकारी की तरह उनके सोनेट अनुक्रम, ओके, सोनेट सीक्वेंस मींस सोनेट अनुक्रम अमोरिटी से अमोरिटी के सोनेट 67 से लिया गया है। ओके, इसका मतलब अमोरिटी के अंदर बहुत सारे सोनेट्स लिखे गए थे अंतर्गत, तो उसमें से सोनेट नंबर 67 सॉरी लिया गया है। तो उसके बारे में हम, जो कि 1595 में प्रकाशित हुआ, पब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। The poem uses a hunting metaphor to describe the speaker's pursuit of love, reflecting the emotional journey of wooing his beloved, often interpreted as Elizabeth Boyle's Spencer's wife। ठीक है, तो कविता में वक्ता यानी स्पीकर, कविता में स्पीकर यानी पोएट हिमसेल्फ, कविता में स्पीकर के प्रेम, वक्ता के प्रेम की खोज का वर्णन करने के लिए शिकार या शिकारी रूपक का उपयोग किया गया है। ठीक है, रूपक मीन्स मेटाफर, मेटाफर मीन्स रूपक। ठीक है, तो हंटर को जो है हंटर को मेटाफर के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जो अपनी प्रेमिका को लुभाने की भावनात्मक यात्रा को दर्शाता है। ठीक है, ऑफन इंटरप्रेटेड एज एलिजाबेथ बॉयल स्पेंसर्स वाइफ। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। Below is a line by line explanation of the poem which follows the Spenserian sonnet from a rhyme scheme A B A B B C B C C D C D E E। ठीक है, सो स्पेंसरिया सोनेट है, फॉर्म जो है वह ये है जो लिया गया है। ठीक है, राइम स्कीम ये दिए रखा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे कविता की पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या दी गई है, जो कि स्पेंसरियन सोनेट का रूप आपका ये लिखा हुआ है, ए बी बी सी सी डी ई, इसको फॉलो करती है, अनुसरण करती है। ठीक है, लाइक एज ए हंट्समैन मींस एक शिकारी की तरह, लाइक एज ए हंट्समैन आफ्टर वेरी चेस मींस थके हुए पीछा करने के बाद एक शिकारी की तरह। ठीक है, या फिर जो एक शिकारी है जो कि थका हुआ है पीछा करने के बाद, है ना, नेचुरल है। ठीक है, थकान तो होगी जब कोई एक्स्ट्रा हार्डवर्क करता है तो। ठीक है, तो द पोएम opens with simply comparing the speaker with a hunter who has been engaged in a long exhausting pursuit of his prey। ठीक है, क्या कर रहा है? थके हुए पीछा करने के बाद एक शिकारी की तरह कविता एक उपमा के साथ शुरू होती है ना। उपमा में सिमले के साथ शुरू होती है। एक शिकारी जो है वो थका हुआ है, तो सिमले के साथ शुरू होती है। ठीक है ना। स्पीकर की तुलना एक शिकारी से की गई है जो अपने शिकार की लंबी थकाऊ खोज में लगा हुआ है। ओके, लंबी थकाऊ खोज में लगा हुआ है। प्रे मीन्स शिकार। ठीक है, शिकार की खोज में लगा हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों। The very chase suggests prolonged effort and struggle, symbolizing the speaker's arduous attempts to win the love of his beloved। ठीक है, तो विन अपने प्यार को जीतने के लिए, देखते हैं लाइन बाय लाइन। थका हुआ पीछा लंबा करने के बाद, थका हुआ पीछा, वेरी चीज मीन्स थका हुआ
पीछा करने के बाद, ठीक है, थका हुआ पीछा करने के बाद लंबे प्रयास और संघर्ष का संकेत देती है। सजेस्ट प्रोलॉन्ग्ड एफर्ट एंड स्ट्रगल, ठीक है, लंबे प्रयास और संघर्ष का संकेत देता है, जो वक्ता के अपने प्रिय का प्यार जीतने के लिए कठिन प्रयासों का प्रतीक है। ठीक है, आर्टिस्ट अटेम्प्ट्स टू विन द लव ऑफ बिलवड, जो स्पीकर के अपने प्रिय का प्यार जीतने के कठिन प्रयासों का प्रतीक है। ठीक है, ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, लाइन 1 का एक्सप्लेनेशन हो गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लाइन 2 की। चलिए, ठीक है, सीइंग द गेम फ्रॉम हिज एस्केप्ड वे। ठीक है, द गेम, क्या मतलब इसका, सीइंग द गेम फ्रॉम हिज एस्केप्ड वे, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा, ठीक है, कनेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर इसका ये मीनिंग हो सकता है, शिकार को अपने से दूर भागता देख, सीइंग द गेम फ्रॉम हिम हिज एस्केप्ड अवे। गेम का मतलब यहाँ पर शिकार है। ठीक है, ठीक है, प्रे। ओके, द गेम द हंटेड एनिमल, यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं आप लोग। द गेम द हंटेड एनिमल लाइकली अ डियर हैज एस्केप्ड। ठीक है, शिकार किया गया जानवर, संभवतः एक हिरण, हैड एस्केप्ड, शिकारी की पकड़ से बचकर भाग गया है, हैज एस्केप्ड, इवेडिंग द हंट्समैन्स ग्रास्प, उस प्रेमिका का प्रतिनिधित्व करता है। ओके, इवेडिंग द हंट्समैन्स ग्रास्प, यह उस प्रेमिका का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, who this represents the beloved who has resisted or eluded the speaker's romantic advances। इसका क्या हो जाएगा हिंदी में मीनिंग, जिसने वक्ता के प्रेमपूर्ण प्रस्तावों का विरोध किया, who has resisted or eluded the speaker's romantic advances, जिसने वक्ता के प्रेमपूर्ण प्रस्तावों का विरोध किया है और उनसे बच निकला है, leaving him frustrated and unfulfilled, जिससे वक्ता निराश और अधूरा रह गया। ठीक है, तो ये अक्सर होता ही है, हिंदी फिल्मों में आपने देखा होगा। एनीवेज, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इस लाइन का मीनिंग हो गया, इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, लाइन 2 का एक्सप्लेनेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइन नंबर 3 देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। सिट्स डाउन टू रेस्ट हिम इन सम शेडी प्लेस। ठीक है, क्या मतलब, किसी छायादार जगह पर आराम के लिए बैठ जाता है। सिट्स डाउन टू रेस्ट इन सम शेडी प्लेस, सिंपल सी बात है। Exhausted, the huntsman pauses to rest in a shady place, a moment of respite। तो थका हुआ शिकारी एक छायादार जगह पर आराम करने के लिए रुकता है, मोमेंट। ठीक है, थका हुआ शिकारी छायादार जगह पर आराम करने के लिए रुकता है, मोमेंट ऑफ रेस्पाइट मीन्स आराम करने के लिए। ठीक है, this reflects the speaker's decision to stop actively pursuing his beloved। तो यह वक्ता के अपने प्रिय का सक्रिय रूप से पीछा न करने के निर्णय को दर्शाता है। ठीक है, फिर से, यह वक्ता के अपने प्रिय, स्पीकर के अपने प्रिय का सक्रिय रूप से, एक्टिवली परसुइंग, सक्रिय रूप से पीछा ना करने के निर्णय को दर्शाता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट्स द स्पीकर्स डिसीजन टू स्टॉप एक्टिवली परसुइंग हिज बिलवड। ठीक है, तो देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग, वी नो दैट। ओके, शायद थकान या हार के कारण,
perhaps out of fatigue or resignation. Okay, perhaps out of fatigue or resignation, seeking emotional reprieve. ठीक है, तो शायद थकान या हार के कारण भावनात्मक राहत की तलाश में। ठीक है, सबको राहत की तलाश होनी भी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लाइन 3 हो गया, लाइन 4 की बात करेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं लाइन 4 में क्या है। विथ द पैंटिंग हाउंड्स बिगाइल्ड ऑफ देयर प्रे। क्या मतलब इसका? द पैंटिंग हाउंड्स बिगाइल्ड ऑफ देयर प्रे। पैंटिंग मीन्स हाँफते हुए, तो हाँफते हुए शिकारी कुत्तों के साथ अपने शिकार से मोहित हो गए। विथ पैंटिंग हाउंड्स बिगाइल्ड ऑफ देयर प्रे। ठीक है, हाउंड्स क्या है? एक शिकारी कुत्ते कह सकते हैं। बिगाइल्ड ऑफ देयर प्रे, मोहित हो गए, बिगाइल्ड ऑफ देयर प्रे। ठीक है, हाँफते हुए शिकारी कुत्तों के साथ अपने शिकार से मोहित हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो बेहतर समझ में आएगा दोस्तों। द हंट्समैन्स हाउंड्स टायर्ड एंड पैंटिंग फ्रॉम द चेज। ठीक है, शिकारी के शिकारी कुत्ते थके हुए और हाँफते हुए are beguiled or deceived or cheated of their prey as it has escaped. अपने शिकार से मोहित, धोखा या ठगे गए हैं क्योंकि वह भाग गए हैं। चीटेड, छोड़ के भाग गए। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। दिस मिरर्स द स्पीकर्स सेंस ऑफ डिफीट। यह वक्ता की पराजय की भावना को दर्शाता है। As his efforts and perhaps his passion symbolized by the hounds have failed to secure the beloved's affection. क्या मतलब है कि क्योंकि उसके प्रयास और शायद उसके जुनून, पैशन, जो शिकारी कुत्तों द्वारा दर्शाए गए हैं, प्रेमिका का स्नेह पाने में विफल रहे हैं। ठीक है, जो पैशन कुत्तों का यहाँ पर है, दिखा गया है, बहुत ज़्यादा एक्टिवली जो होते हैं, बहुत ज़्यादा वी कैन सी, है ना, इन द डॉग्स, हाउंड्स। ठीक है, तो बहुत ही पैशनेट तरीके से फॉलो करते हैं जो है, तो उसी पैशनेट जो कुत्तों के अंदर है उसी को शिकारी के है ना, या स्पीकर के मन में प्रेमिका के प्रति उसको दर्शाया गया है। ठीक है, तो जिसमें कि वो अल्टीमेटली फेल्ड हो गया है। फाइन, तो आई होप समझ में आ गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं। सो आफ्टर लॉन्ग परस्यूट एंड वेन ऐसे, मतलब तो लंबी खोज और व्यर्थ परीक्षण के बाद, लंबी खोज, लॉन्ग परस्यूट, लंबी खोज, एंड वेन ऐसे, ओके, व्यर्थ, वेन मतलब व्यर्थ, एंड वेन ऐसे। ठीक है, लंबी खोज और व्यर्थ परीक्षण के बाद, ऐसे मीन्स परीक्षण, ओके, वन काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल यू कैन से। ठीक है, वेन ऐसे मतलब व्यर्थ परीक्षण के बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं। द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स हिज ऑन हिज लॉन्ग परस्यूट ऑफ लव विच हैज बीन वेन, फ्यूटाइल, वेन मतलब फ्यूटाइल। ठीक है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं आया, आउटपुट नहीं आया। ठीक है, वक्ता प्रेम की अपनी लंबी खोज पर विचार करता है जो व्यर्थ, निरर्थक रही है। सेम चीज। ठीक है, ऐसे मीन्स अटेम्प्ट और ट्रायल। परीक्षण का अर्थ है प्रयास या परीक्षा। एम्फसाइजिंग द रिपीटेड अनसक्सेसफुल एफर्ट्स टू विन द बिलवेड्स हार्ट। जो प्रेमिका का दिल जीतने के बार बार असफल प्रयासों पर जोर देता है। ठीक है, ठीक है, तो असफल
जीवन का एक अभिन्न अंग है, वी नो दैट। ठीक है, तो लेकिन अच्छी बात है, ट्राई ट्राई बट नेवर क्राई, है ना। तो ये भी हमारे पोएट या स्पीकर भी उसी टाइप का है, कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छी बात है स्ट्रगल करना। ठीक है, तो जो प्रेमिका का दिल जीतने के बार बार असफल प्रयासों पर जोर देता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ बताई गई है, होप समझ में आ गया होगा। लाइन नंबर 6, when when I when I all weary had the chase forsook। क्या मतलब है? जब मैं पूरी तरह थक गया था तो मैंने पीछा छोड़ दिया था। forsook मीन्स छोड़ दिया। ठीक है, पीछे छोड़ दिया। when I had very when I all very had the chase forsook, had the chase forsook मतलब कि forsook छोड़ दिया, पीछा करना, शिकार का पीछा करना शिकारी ने छोड़ दिया। ठीक है, the speaker like the huntsman has grown weary and abandoned the chase। क्या मतलब है? वक्ता यानी स्पीकर शिकारी की तरह थक गया है और उसने पीछा छोड़ दिया है, पीछा करना छोड़ दिया है, सीधी सी बात है। Forsook indicates a deliberate decision to give up the pursuit, suggesting a moment of surrender or a shift in the strategy regarding his courtship। ठीक है, तो लंबे संघर्ष के बाद यह थोड़ा सा पॉज लेता है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थकान के कारण थोड़ा सा वो उम्मीद हार जाता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इस लाइन को दोस्तों। फॉरसुक, फॉरसुक मतलब छोड़ना, पीछा छोड़ने, पीछा 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 छोड़ने के एक जानबूझकर लिए गए निर्णय, पीछा करने को छोड़ने के लिए एक जानबूझकर लिए गए निर्णय को दर्शाता है। ठीक है, कि पीछा करना मैं छोड़ दे रहा हूँ, वह निर्णय उसने लिया। ठीक है, जो कि दिखाया जा रहा है, जो समर्पण के क्षण, जो समर्पण के क्षण के या प्रेम मिलाप के संबंध में रणनीति में बदलाव का संकेत देता है। ठीक है, सजेस्टिंग अ मोमेंट ऑफ सरेंडर और शिफ्ट इन स्ट्रेटजी रिगार्डिंग हिज कोर्टशिप। ठीक है, ठीक है, जो कि समर्पण के क्षण, मोमेंट ऑफ सरेंडर समर्पण के क्षण, और शिफ्ट इन स्ट्रेटजी। ठीक है, रणनीति में बदलाव रिगार्डिंग हिज कोर्टशिप। ठीक है, तो बदलाव का संकेत देता है रिगार्डिंग हिज कोर्टशिप। कोर्टशिप मीन्स प्रेम मिलाप। ठीक है, कोर्टशिप मीन्स प्रेम मिलाप के संबंध। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखते हैं लाइन नंबर 7। लाइन नंबर 7, द जेंटल द जेंटल द जेंटल डियर रिटर्न्ड द सेल्फ सेम वे। क्या मतलब है? कोमल हिरण, द जेंटल डियर, द कोमल हिरण उसी रास्ते से लौट आया, सेम वे, उसी रास्ते से लौट आया। ठीक है, सरप्राइजिंगली द जेंटल डियर द beloved returns voluntarily among the same path। आश्चर्यजनक रूप से, सरप्राइजिंगली, द जेंटल डियर कोमल हिरण, द beloved प्रियतम, रिटर्न्स voluntarily स्वेच्छा से, along the same way रिटर्न्स voluntarily वापस लौट आता है स्वेच्छा से, है ना, उसी रास्ते से। ठीक है, दिस मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। वेयर द बिलवेड, जहां प्रियतम या प्रियतमा, जो
पहले मायावी था, प्रीवियसली एल्यूसिव, मायावी था, ठीक है, समझ में ना आए वो मायावी, ठीक है। बिगिंस टू अप्रोच द स्पीकर ऑफ हर ओन अकॉर्ड, अपनी इच्छा से वक्ता के पास, स्पीकर के पास आने लगता है, ठीक है। बिगिंस टू अप्रोच द स्पीकर्स ऑफ हर ओन अकॉर्ड, ठीक है। अकॉर्ड मतलब अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से वक्ता के पास आने लगता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो गिव अप नहीं किया था उसने, स्ट्रगल करता रहा, ट्राई करता रहा, तो उसको अल्टीमेटली जिसकी उसको इच्छा थी वो उसको लगभग मिल गया, ठीक है। तो देयर इज सम लेसन हियर, मोरल ऑफ द स्टोरी वी विल कम टू नो इन द फर्दर लाइन्स, सो लेट्स कंटिन्यू टू हैव द एक्सप्लेनेशन, ओके। आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, लाइन नंबर 8 क्या लिखा है? थिंकिंग टू क्वेंच हर थर्स्ट एट द नेक्स्ट ब्रुक, ठीक है। थिंकिंग टू क्वेंच हर, ठीक है। सोच, उसने विचार किया कि अपने प्यास बुझाने के लिए, एट हर फर्स्ट थर्ड, पहला प्यास, एट द नेक्स्ट ब्रुक, अगले नाले पर। ब्रुक मतलब एक प्रकार का नाला या पानी, झरना, ठीक है, पानी का बहना, ठीक है। तो अगले नाले पर अपनी प्यास बुझाने की सोच रहा है, ठीक है। स्ट्रगल किया तो प्यास तो लगेगी होगी उसको, थकान, ठीक है। तो इसीलिए वो इस प्यास की बात कर रहा है ब्रुक से, नेक्स्ट ब्रुक, अगले ब्रुक से, है ना, जल के स्रोत से, ठीक है, सोर्स ऑफ वाटर। द डियर सीक्स अ ब्रुक टू ड्रिंक, द डियर सीक्स अ ब्रुक टू ड्रिंक, हिरणी पानी पीने के लिए नाले की तलाश करता है। सिंबलाइजिंग द बिलवड्स ओन डिजायर्स और नीड्स, जो प्रियतम की अपनी इच्छाओं या जरूरतों, शायद प्रेम या परहैप्स लव, फॉर लव और इमोशनल फुलफिलमेंट, शायद प्रेम या भावनात्मक तृप्ति के लिए, के इसका प्रतीक है, सिंबलाइजेस, ठीक है, सिंबलाइजिंग। यह स्वाभाविक बेपरवाह, दिस नेचुरल, यह स्वाभाविक, अनगार्डेड एक्शन, बेपरवाह क्रिया, सजेस्ट्स हर वल्नरेबिलिटी एंड ओपननेस, बेपरवाह क्रिया उसकी भेद्यता और खुलेपन को दर्शाती है, ठीक है। अनगार्डेड एक्शन सजेस्ट्स हर वल्नरेबिलिटी एंड ओपननेस, ठीक है। सो शी इज रेडी टू बी एक्सेप्टेड, contrasting with her earlier elusiveness, यह पहले की मायावी प्रवृत्ति के विपरीत है। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब विपरीत, कॉन्ट्रास्टिंग विथ हर अर्लियर एलूसिवनेस, उसके पहले उसकी जो टेंडेंसी थी, पहले की जो मायावी प्रवृत्ति थी, एल्यूसिवनेस, उसके विपरीत, उसके कॉन्ट्रास्ट में यह जो है, यह घटना घटित होती है, ठीक है। तो होप समझ में आ गया होगा 8 लाइन। चलते हैं लाइन 9 की तरफ, 9th and 10th we shall see, okay। line number 9, there is there she beholding me with milder look, the beloved notices, okay। क्या मतलब इसका? there she beholding me with milder look, हिरणी अगले नाले पर, सॉरी ये हो चुका है, there she beholding me with milder look, there she, वह मुझे एक नरम नजर से देख रही है, she beholding me with milder look, ठीक है। warmth of love, वह मुझे एक नरम नजर से देख रही है, ठीक है। the beloved notices the speaker and the beloved
notices the speaker and gazes at him with a milder look. प्रियतम वक्ता को देखता है या देखती है और उसे एक नरम नजर वार्मथ साइड से देखता है या देखती है, ठीक है, इंडिकेटिंग अ सॉफ्टनिंग ऑफ हर एटीट्यूड, जो उसके रवैये में नरमी का संकेत देता है, ठीक है। हर एक्सप्रेशन सजेस्ट्स वार्मथ, रिसेप्टिविटी और इवन अफेक्शन। उसके हाव भाव उसके पिछले प्रतिरोध के विपरीत है। हर एक्सप्रेशन सजेस्ट्स वार्मथ, रिसेप्टिविटी और इवन अफेक्शन अनलाइक हर प्रीवियस रेजिस्टेंस, है ना। उसके हाव भाव उसके पिछले प्रतिरोध के विपरीत गर्मजोशी, ठीक है। वार्मथ मीन्स गर्मजोशी, ग्रहणशीलता या स्नेह का संकेत देते हैं, ठीक है। अफेक्शन, ठीक है, ग्रहण, स्नेह, अफेक्शन स्नेह, ठीक है। अनलाइक हर प्रिविलेज, इसको समझ लेते हैं फिर से, ठीक है। हर एक्सप्रेशन सजेस्ट्स वार्मथ, उसके हाव भाव उसके उसके गर्मजोशी को प्रदर्शित करते हैं। रिसेप्टिविटी ग्रहणशीलता और इवन अफेक्शन और स्नेह, ठीक है। अनलाइक हर प्रीवियस रेजिस्टेंस, है ना, पिछले प्रतिरोध के विपरीत, ठीक है। आई होप अंडरस्टूड, ठीक है। लाइन नंबर 10 की बात करेंगे दोस्तों। Sought not to fly but fearless stood her ground. लाइन नंबर 10, rather than, इसका मतलब इसका sought not to fly, भागने की कोशिश नहीं की लेकिन निडर होकर अपने जगह पर डटी रही, ठीक है। तो यहाँ पर शिकारी जो है, शिकारी से शिकार डरा नहीं, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। rather than fleeing as she did during the chase, the beloved stands her ground without fear. भागने की बजाय, जैसा कि उसने पीछा करते समय किया था, प्रियतम बिना किसी डर के अपनी जगह पर डटी रही, विदाउट फियर, ठीक है। दिस सिग्निफाइज her newfound willingness to engage with the speaker, ठीक है। तो कहानी क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रही है, जैसे मूवी वगैरह में होता है, ठीक है, लगभग वैसा ही, ठीक है। यह वक्ता के साथ, स्पीकर के साथ जुड़ने की उसकी नई इच्छा को दर्शाता है। This signifies her newfound willingness to engage with the speaker. Newfound willingness, नई इच्छा, है ना। इच्छा आज जो है कल कुछ और हो सकती है। इच्छा का जस्ट लाइक वो फ्लोइंग ऑफ वाटर एंड फ्लोइंग ऑफ विंड, ओके। तो इच्छा आज जो है मेरी कल कुछ और हो सकती है। तो इच्छा उसके में परिवर्तन हो गया, पहले भाग रहा था या भाग रही थी, अब वो वापस उससे खुद मिलने के लिए आ गई, या उसकी नई इच्छा है टू एंगेज विद द स्पीकर, वक्ता के साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। शोइंग कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, जो आत्मविश्वास और विश्वास को दर्शाता है। जी हाँ भाई और बहनों, ठीक है। शोइंग कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, आत्मविश्वास और भरोसे को दर्शाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं लाइन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। पढ़ते हैं लाइन नंबर 11 क्या है। She seemed in heart to rue my sad distress. क्या मतलब इसका। She seemed in heart, ऐसा लगता है कि वह मन ही मन मेरे दुख का पश्चाताप कर रही है, ठीक है। She seemed in heart to rue my sad distress, ठीक है। rue my sad distress, तो rue मतलब पश्चाताप कर रही है, ठीक है। She seemed in heart to rue my sad distress, ऐसा लगता है कि वह मन ही मन मेरे दुख
मेरे दुख का पश्चाताप कर रही है, ठीक है, दुख का पश्चाताप कर रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है आगे समझ में आएगा। द बिलवेड appears टू फील compassion और pity। प्रियतम वक्ता के दुख के लिए करुणा या दया, पछतावा महसूस करता है या करती है। फॉर द स्पीकर, फॉर द स्पीकर सैड डिस्ट्रेस। जाहिर सी बात है, वो है ना, परेशान था, वो स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, तो वो उसका एक प्रकार से दुख था। तो उस दुख को प्रियतमा जो है स्पीकर के दुख के लिए करुणा, कंपैशन या दया, दया या करुणा, पछतावा महसूस करती है, ठीक है। His emotional suffering caused by her earlier rejections, जो उसके पहले के अस्वीकारों के कारण हुई भावनात्मक पीड़ा है, ठीक है। इमोशनल सफरिंग, भावनात्मक पीड़ा, कॉज्ड बाय हर अर्लियर रिजेक्शंस, पहले के अस्वीकारों के कारण, ठीक है। पहले अस्वीकार किया, ऐसा होता है ना कई बार, है ना, नेचुरल, ठीक है। एनीवेज, तो दिस सजेस्ट्स एम्पैथी एंड अ डीपनिंग कनेक्शन। यह सहानुभूति और एक गहरे होते संबंध का संकेत है। दिस सजेस्ट्स एम्पैथी, एम्पैथी मीन्स सहानुभूति, और एक गहरे होते संबंध का संकेत है। डीपनिंग कनेक्शन, ओके, का संकेत है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। लाइन नंबर 12 एंड 13। Line number 12. So little fearing of her own readiness। क्या मतलब इसका? अपने निवारण के लिए इतना कम डर। So little fearing for her own redress। अपने निवारण के लिए इतना कम डर, ठीक है। डर जो है बहुत कम है, लिटिल फियर। ओके, आगे देखते हैं। द beloved has little concern for her own redress, ठीक है। प्रियतम को अपने निवारण, सुरक्षा या बचाव, निवारण का मतलब रेडस मतलब कि सुरक्षा या बचाव, प्रोटेक्शन, क्या है, प्रोटेक्शन, ठीक है। प्रियतम को अपने निवारण या सुरक्षा या बचाव, प्रियतम को अपने सुरक्षा या बचाव की कोई चिंता नहीं है, ठीक है। प्रोटेक्शन और सेफ्टी, इंडिकेटिंग शी फील सिक्योर इनफ टू लोअर हर डिफेंसेस। यह दर्शाता है कि वह अपनी सुरक्षा कम करने के लिए पर्याप्त सुरक्षित महसूस करती है, ठीक है। अर्लियर भाई स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, शिकारी दौड़ा रहा था, उसको पीछा कर रहा था, उसका चेज कर रहा था, लेकिन तब वो इनसिक्योर फील कर रही थी, लेकिन अभी वो सिक्योर फील कर रही है जबकि वो शिकारी के साथ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हर लैक ऑफ फियर फर्दर अंडरस्कोर्स हर ट्रस्ट इन द स्पीकर। अब समझिए बात, कोई मैथमेटिकल मामला है, ठीक है। डर ज्यादा था, ठीक है, तो लव कम था, ट्रस्ट कम था। अब डर कम हुआ तो ट्रस्ट ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मामला है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मामला है। फिजिक्स में पढ़ाया ना हम लोगों ने, ठीक है। तो वैसा ही कुछ है, ठीक है। तो यह उसके भय का अभाव वक्ता पर उसके विश्वास और भी रेखांकित करता है, ठीक है। उसके भय का अभाव मतलब कि भय का कम होना, डर का कम होना, स्पीकर पर उसके विश्वास, ट्रस्ट को और भी रेखांकित करता है, और भी ज्यादा बढ़ाता है ना, उसका दावा करता है, ठीक है। तो होप समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं लाइन नंबर 13 की तरफ। सच ग्रेस आई होप शैल नून रिकॉयल ऑन मी। ऐसी कृपा, सच ग्रेस, मुझे आशा है, आई होप, मुझे आशा है, शीघ्र ही मुझ पर बरसेगी। शैल सून रिकॉयल ऑन मी, है ना। इन द कंक्लूडिंग कपलेट,
अंतिम दोहे में, कपलेट मतलब दोहा, अंतिम दोहे में द स्पीकर एक्सप्रेसेस होप दैट द बिलवड्स ग्रेस, वक्ता आशा व्यक्त करता है कि प्रियतम की कृपा, काइंडनेस, फेवर और लव, दया, कृपा या प्रेम, शी विल सून बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स हिम, बात बनने वाली है, शीघ्र ही उस पर बरसेगी। ठीक है, बरसना चाहिए। आप कोई मेहनत किया, संघर्ष किया तो उसका फल उसको मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है। रिकॉल सजेस्ट्स अ रिटर्न, ठीक है, पीछे हटना स्नेह के प्रतिदान या प्रतिदान का संकेत देता है। ठीक है, रिकॉल सजेस्ट्स अ रिटर्न और रेसिप्रोकेशन ऑफ अफेक्शन। प्रतिदान, रेसिप्रोकेशन मीन्स प्रतिदान मतलब वापस हमें कुछ मिलना, हमने कुछ किया तो वापस में कुछ हमें कृपा मिले, दूसरों के प्रति हमने कुछ अच्छा किया तो हमारे साथ भी कुछ अच्छा होगा या भला होगा। ठीक है, स्नेह के प्रतिदान या प्रतिदान का संकेत देता है, जो पारस्परिक, इम्प्लाइंग ऑप्टिमिज्म ऑफ फॉर म्यूचुअल लव, जो पारस्परिक प्रेम, म्यूचुअल लव, पारस्परिक प्रेम के प्रति आशावाद को दर्शाता है। ठीक है, इम्प्लाइंग ऑप्टिमिज्म आशावाद को दर्शाता है। ठीक है, तो होप समझ में आ गया होगा। लाइन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लाइन नंबर 14 की तरफ से, लाइन नंबर 14 ये आपका लास्ट है। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं इसको भी। लाइन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है? एंड लव्स फ्रेश बैंड्स एम्ब्रेस इटर्नली, एंड लव्स फ्रेश बैंड्स एम्ब्रेस इटर्नली, और प्रेम के नए बंधन सदा के लिए आलिंगनबद्ध हो जाते हैं। ठीक है, एम्ब्रेस इटर्नली, इटर्नली मीन्स सदा के लिए, प्रेम के नए बंधन, प्रेम के नए बंधन सदा के लिए आलिंगनबद्ध हो जाते हैं। ठीक है, द स्पीकर्स aspires for love, loves fresh bands, the bonds of love, वक्ता प्रेम के नए बंधनों, प्रेम के बंधन की कामना करता है, टू यूनाइट देम फॉर एवर, कामना करता है जो उन्हें सदा के लिए एक कर देगा, यूनाइट देम फॉर एवर। द वर्ड इटर्नली एम्फेसाइजेस अ डिजायर फॉर लास्टिंग, क्या कह रहा है? सदा के लिए शब्द स्थायी प्रतिबद्ध प्रेम की इच्छा पर बल देता है। ठीक, एम्फेसाइज फॉर लास्टिंग कमिटेड लव, जो संभवतः विवाह लव, कमिटेड लव, likely alluding to marriage which aligns with Spencer's courtship of Elizabeth Boyle। तो प्रतिबद्ध प्रेम की इच्छा, कमिटेड लव, प्रतिबद्ध प्रेम की इच्छा, likely alluding to marriage, प्रतिबद्ध प्रेम की इच्छा पर बल देता है, जो संभवतः विवाह की ओर संकेत करता है, alluding to marriage which aligns with Speaker's courtship of Elizabeth Boyle, जो 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 स्पेंसर के एलिजाबेथ बायल के साथ प्रेम मिलाप से मिल रखता है ना। तो दिस हैज बीन कंपेयर्ड विद द वाइफ ऑफ स्पेंसर, दैट इज एलिजाबेथ बॉयल। ठीक है, तो उसे कंपेयर किया गया उसको। ठीक है, शिकारी कौन है यहाँ पर? स्पेंसर। शिकार कौन है? एलिजाबेथ। ऐसा एक्चुअली नहीं है सेंस में, मतलब दूसरे सेंस में लिया गया है इसको। तो ठीक है, तो समझने के लिए ऐसा लिया गया है, तो आप उसको समझें। ठीक है, मेटाफोरिकली। ठीक है, एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हम लोग का एक्सप्लेनेशन खत्म हो चुका है। ठीक है, अभी जो है लास्ट
कंक्लूडिंग पार्ट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है दोस्तों, तो फटाफट हम इसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं ओवरऑल इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको मतलब कि समरी वगैरह लिखने में हेल्प करेगा, तो आप समझ लीजिए, ठीक है। द ओवरऑल इंटरप्रिटेशन, समग्र व्याख्या। द सोनेट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ लव एज ए परस्यूट। सोनेट प्रेम के विषय की एक खोज, सोनेट प्रेम के विषय को एक खोज के रूप में प्रस्तुत करता है, यूजिंग द हंटिंग मेटाफर टू डिपिक्ट द स्पीकर्स इनिशियल फ्रस्ट्रेशन एंड इवेंचुअल होप, जिसमें वक्ता की प्रारंभिक निराशा और अंततः आशा को दर्शाने के लिए शिकार के रूप में दर्शाने के लिए शिकार के रूपक का उपयोग किया गया है, ठीक है। द शिफ्ट फ्रॉम एक्टिव परस्यूट टू पैसिव वेटिंग रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रेटेजिक और इमोशनल चेंज, सजेस्टिंग, देखते हैं यहाँ तक देखते हैं, ठीक है। द शिफ्ट फ्रॉम एक्टिव परस्यूट टू पैसिव वेटिंग रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रेटेजिक और इमोशनल चेंज। सक्रिय खोज से निष्क्रिय प्रतीक्षा की ओर बदलाव एक रणनीतिक या भावनात्मक बदलाव को दर्शाता है, भावनात्मक बदलाव को दर्शाता है, ठीक है। इमोशनल चेंज, सजेस्टिंग दैट लव कैन नॉट बी फोर्स्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखेगी दोस्तों, लव कैन नॉट बी फोर्स्ड बट मे कम नेचुरली व्हेन लीस्ट एक्सपेक्टेड। क्या बात है, ठीक है। तो यह दर्शाता है कि प्रेम को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, बल्कि कम से कम उम्मीद होने पर भी स्वाभाविक रूप से प्रकट हो सकता है, ठीक है। द बिलवेड्स वॉलंटरी रिटर्न एंड softened demeanor symbolize mutual affection and the potential for a harmonious relationship, ठीक है। जो प्रियतम का स्वेच्छा से लौटना और कोमल व्यवहार आपसी स्नेह और एक सामंजस्यपूर्ण रिश्ते की संभावना का प्रतीक है। द पोयम कैप्चर्स स्पेंसर्स ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ लव। यह कविता स्पेंसर के प्रेम के प्रति आशावादी दृष्टिकोण को दर्शाती है, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग द पेट्रार्कन ट्रेडिशन ऑफ अनरिक्विटेड लॉन्गिंग विथ अ मोर होपफुल रेजोल्यूशन। जो पेट्रार्कन परंपरा की अप्रतिफल लालसा के विपरीत उनके अमोरिटी क्रम की विशेषता, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज अमोरिटी सीक्वेंस, उनके अमोरिटी क्रम की विशेषता एक अधिक आशावादी समाधान को दर्शाती है, ठीक है। आशावादी होपफुल रेजोल्यूशन आशावादी समाधान को दर्शाती है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार सक्सेसफुली हमने एक्सप्लेनेशन को समझ लिया है, एक्सप्लेनेशन कर लिया है इस पोयम का, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। लव एज अ हंट्समैन, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लाइक एज ए हंट्समैन बाय एडमंड स्पेंसर। तो आपको समझ में आया दोस्तों, और कुछ नहीं समझ में आया हो यदि तो कुछ कोई लाइन तो आप कमेंट में कर सकते हैं, तो हम उसको ज़रूर से आई विल रिप्लाई एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जिनको इसमें समझने में प्रॉब्लम हो रही है, और अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं, फ़ायदा उठाएं। तो थैंक यू सो मच वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। तो ऐसे ही और भी पोयम लेके मैं आता रहूँगा आपके पास में, जिससे आप कोई भी जो कोर्स कर रहे हैं, है ना, BA MA जिस भी सिलेबस में, जिस भी इंडियन यूनिवर्सिटी में आप एनरोल्ड हैं, तो उससे आपको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ऐसे मेरी मतलब कि इसी इंटेंशन के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों के लिए समर्पित यह वीडियोस हैं, तो आप ज़रूर से इसको देखें और उसका
लाभ उठाएं। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।